गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एचएस हूँ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ज्ञान विज्ञान। बच्चों, हम लोग सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कोलिजन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। दिस इज आवर 5th वीडियो एंड इन दिस वीडियो we will learn change of momentum and its conservation principle. 4th वीडियो में मैंने कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस किया था कि कोई एक्सटेंडेड बॉडी का हम मोमेंटम कैसे लिखेंगे, किसी पार्टिकल का मोमेंटम कैसे लिखेंगे, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। In this video, first of all, we will discuss about change of momentum. तो बच्चों, चेंज ऑफ मोमेंटम, चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें मोमेंटम का चेंज निकालना होगा। तो फाइनल मोमेंटम से हमने यहाँ फाइनल मोमेंटम को, एज यू सी ऑन द बोर्ड, हमने फाइनल मोमेंटम को P2 से डिनोट किया है एंड इनिशियल मोमेंटम को P1 से डिनोट किया है। ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा लिखा था, बट यहाँ अगेन चूंकि यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम कराना है तो मैं इसे लिख दिया हूँ बोर्ड पर। P2 इक्वल टू P2 माइनस P1 करेंगे। P2 माइनस P1 करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेक्टर P2 से वेक्टर P1 को माइनस करते हैं। इसके लिए अगर P1 और P2 दोनों का मॉडुलस मालूम है, दोनों की मैग्नीट्यूड मालूम है, बीच का एंगल मालूम है, तो जो वेक्टर सबट्रैक्शन का कांसेप्ट है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस B। मतलब जो वेक्टर सबट्रैक्शन आएगा हम P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 cos थीटा से निकाल सकते हैं, जिसमें P1 P2 दोनों ही मोमेंटम का इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है एंड थीटा दोनों के बीच का एंगल है। फिर या फिर हम मोमेंटम को, फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम को एक्स वाई में रिजॉल्व करके वाई एक्स कंपोनेंट से एक्स फाइनल मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट से इनिशियल मोमेंटम को के एक्स कंपोनेंट को माइनस कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और सिमिलरली फाइनल मोमेंटम के वाई कंपोनेंट से इनिशियल मोमेंटम के वाई कंपोनेंट को माइनस करके उसमें जे कैप लगा करके हम चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ठंडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लो ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। पार्टिकल इनिशियली ए पर सिचुएटेड है और आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच फ्रॉम ए टू बी। ए यहाँ है, बी इस पॉइंट पर है। ए पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है और जब पार्टिकल बी पर पहुंचती है तो बच्चों उसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले हम यहाँ की मोमेंटम लिखेंगे। यहाँ का मोमेंटम हो जाएगा 2 into 4 I cap, और when particle reach to point B, its momentum becomes 2 into 4 J cap। तो फाइनल मोमेंटम 2 into 4 that is 8 J cap हो रहा है एंड इनिशियल मोमेंटम 2 into 4 that is 8 I cap हो रहा है। सो आवर आंसर विल बी वेक्टर PB माइनस वेक्टर PA। क्योंकि यहाँ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम आईजे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं। आपसे पूछा गया है कि ए से बी तक में मोमेंटम चेंज क्या होगा, फिर ए से सी तक में मोमेंटम चेंज क्या होगा, फिर ए से डी तक में मोमेंटम चेंज क्या होगा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका आंसर लिख रहा हूं। देखिए, लर्न करना है क्योंकि हमें नीट और मेन लेवल के क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है, तो सो ये सब जानना जरूरी है। इस सीरीज में मैं नीट एंड मेन के लिए ही पढ़ा रहा हूँ।
सो बहुत टफ नेचर का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आपके सिलेबस, जो आपके पेपर का लेवल है उससे थोड़ा सा अपलिफ्ट किया हूं लेवल को थोड़ा सा। तो बस उसी के इर्द गिर्द हमें घूमना है, हमें हमारा जो लेवल डिफाइन किया गया है सिलेबस में उसी के नियर अबाउट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है, बट ओनली किलिंग ऑफ टाइम होता है। तो इस तरह से चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। मोमेंटम एट ए है, मास है 2, तो 2 into 4 और आई कैप लगाएंगे तो 8 आई कैप हो जाएगा। एंड मोमेंटम एट बी हो जाएगा 2 into 4, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो जे कैप मैंने लगाया 8 जे कैप हो गया। हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फाइनल पॉइंट पी बी है एंड इनिशियल पॉइंट पी ए है। तो हम इस वेक्टर से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो क्योंकि आइजेड फॉर्म में गिवन है तो हम डायरेक्ट इसका माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 जे कैप माइनस 8 आई कैप। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अगर इसकी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये x निगेटिव में है, मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है ये चेंज इन मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, इसका x निगेटिव में है एंड y पॉजिटिव में है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो यहाँ डेल p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 जे कैप एंड 8 आई कैप। इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट करने से 8√2 kg मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों डेल p a टू c, डेल p a टू d भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैं तेजी से कर दे रहा हूं। मोमेंटम एट a हो जाएगा again 8 i cap and when particle reach at c its momentum will be minus 8 i cap, क्योंकि इधर प्योर वेलोसिटी है तो 2 into minus 4 i cap करेंगे, इसलिए डेल p ड्यूरिंग a टू c होगा। मैं c वाले से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 8 i cap माइनस 8 i cap मीन माइनस 16। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगेन आपको चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम a टू d निकालना है तो d पर यहाँ पर जो मोमेंटम होगा डी पॉइंट पर वो माइनस 8 जे कैप है और एक्स में है 8 आई कैप। तो डी वाले से हमें डी पॉइंट की मोमेंटम से ए पॉइंट पर जो पार्टिकल का मोमेंटम है उसको माइनस करना है। तो माइनस 8 जे कैप माइनस 8 आई कैप केजी इंटू मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल 1 था। कुछ एग्जांपल कर लो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम हमें कैसे लिखना है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बताएंगे, प्रॉब्लम आपका मैं सॉर्ट आउट करूंगा। आप कमेंट में भेजेंगे, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है, आपके लेवल को टच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बातों को आप कमेंट से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। सर्टेनली आपका आंसर मैं दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन होता है कि कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जाकर वॉल को स्ट्राइक किया और फिर उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर गया। जब भी आप नीट के लिए या जेई मेन के लिए बुक को ओपन कीजिएगा, जो नीट में और जेई मेन लेवल की बुक होगी, ये सारे प्रॉब्लम्स उस बुक्स में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होगा बेटा, पहले आप लिखोगे p इनिशियल। तो p इनिशियल बिल्कुल आप वेक्टर साइन देकर लिखो। तो p इनिशियल होगा mv i कैप माइनस i कैप ना, ये निगेटिव i में पहले गया है, फिर ये टकरा कर फाइनली आया है इधर mv प्लस i में, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो इसमें प्लस i कैप देंगे, इसमें माइनस i कैप देंगे। इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम हमें मिलेगा mv i कैप, फाइनल वाले से इनिशियल वाले को हम माइनस कर देंगे, माइनस mv i कैप कर देंगे, माइनस mv i कैप कर देंगे। तो यहाँ पर वेक्टर डेल p हो जाएगा, वेक्टर डेल p हो जाएगा 2mv i कैप। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv एंड डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिधर चेंज इन मोमेंटम होता है उधर ही फोर्स लगता है। अब ये एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया। एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि कोई पार्टिकल h हाइट से आकर के ग्राउंड को टच कर रही है।
तो फिर और रिबाउंड कर रही है सेम हाइट तक के लिए, ये जो रिबाउंड की है उस समय भी वही हाइट अचीव की है जिस हाइट से वो फॉल कर रही है। तो पूछता है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों यहाँ पर स्पीड नहीं दिया हुआ है कि किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रही है और किस वेलोसिटी से रिबाउंड कर रही है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सोचना होगा कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर रीच कर रही है तो वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है करेगी। तो जब h हाइट से कोई पार्टिकल आती है अंडर ग्रेविटी तो हमें ये फार्मूला लगा करके v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh दैट इज v होगा रूट अंडर 2gh। मीन इस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद चूंकि ये h हाइट रिसीव कर रही है तो जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी। इसको कैसे हम कंफर्म करेंगे कि वेलोसिटी वही होगा। तो अगेन चूंकि हमारा फाइनल यहाँ पर 0 होगा एंड इनिशियल हमें मालूम है, इनिशियल हमें निकालना है और हाइट मालूम है कि h हाइट तक जा रही है, तो ये 0 रख दीजिए। ये हमें फाइंड आउट करना है -2g सेम हाइट के लिए h पहले वाला ही पुट कर देंगे तो u स्क्वायर 2gh मीन u इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2gh। जितना हाइट पर जाएगा वो हाइट यहाँ रख देने से, जैसे बोलता है कि हाफ हाइट कर दिया तो यहाँ h/2 रख देते, 1/4 ऑफ प्रीवियस हाइट गया तो h/4 रख देते, तो हमें वेलोसिटी विथ व्हिच इट रिबाउंड्स वो हमें मिल जाता। तो चलिए दोनों वेलोसिटी मतलब ऐसे प्रॉब्लम में h हाइट से आ रहा है और h ही हाइट रिबाउंड किया तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा है ना वो लिखेंगे रूट अंडर 2gh, और चूंकि एक h हाइट तक ही गया है तो फिर वहां भी रूट अंडर 2gh, ओनली डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। इसमें हमारा माइनस j कैप हो जाएगा और इसमें प्लस j कैप हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं p इनिशियल m इंटू रूट अंडर ऑफ 2gh हो जाएगा, इसमें माइनस j कैप लगा दो एंड p फाइनल m इंटू रूट अंडर ऑफ 2gh, इसमें j कैप आप लगा दो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड में है इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा आप इससे इसको माइनस करेंगे तो 2m रूट अंडर ऑफ 2gh j कैप, मतलब ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हुआ है। अब ये देखिए ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स में जब भी टेस्ट होते हैं, आपका टेस्ट सीरीज अगर आप कोई ज्वाइन करते हैं तो उस क्वेश्चन को हमेशा पूछता है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन दैट केस। मतलब इस केस में क्या है, पार्टिकल है, जैसे देखिए इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ अगेन, तो ये पार्टिकल है, ये मास की पार्टिकल है ना, और ये v वेलोसिटी से आई है, नॉर्मल से थीटा एंगल बना करके स्ट्राइक कर रही है और फिर नॉर्मल से वही एंगल बना करके थीटा एंगल ही बना करके फिर रिबाउंड कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसा कि लाइट के केस में होता है। तो ये भी v वेलोसिटी से ही ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ है इसका। तो इसमें भी क्वेश्चन होता है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना चाहिए, पहले तो समझ लो और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर ही याद रखना चाहिए कि अगर एंगल वर्टिकल से दिया है तो 2mv cos थीटा आंसर हो जाएगा, अगर यही एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है तो 2mv sin थीटा आंसर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का, अगर स्पीड वगैरह सब कुछ सेम रहा तो। वैसे मत करना कि बस आंसर देख करके अब मार देना, पहले तो डाटा देखना होगा है ना। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे है ना, फिर इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो रहा है ये थीटा है तो ये v sin थीटा हो जाएगा एंड दिस इज v cos थीटा। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये बात कैसे मैं रिजॉल्व किया हूँ, क्योंकि देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जहां से 90 माइनस थीटा एंगल बनता है उधर sin थीटा लेते हैं कंपोनेंट, और जिस लाइन से थीटा एंगल बनता है उधर की ओर cos थीटा लेते हैं। उसी तरह से इस वेलोसिटी को भी आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये थीटा है तो इस वाले केस में भी देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर की ओर v cos थीटा और इस डायरेक्शन में v sin थीटा हो जाएगा। अब वेलोसिटी आईजे फॉर्म में लेकर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। तो पहले p इनिशियल लिख लो, तो m इंटू v sin थीटा आई है माइनस v cos थीटा
माइनस v cos थीटा जे कैप हो गया, एंड p फाइनल लिखेंगे m इंटू v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? तो अब डेल p इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब हम इस वेक्टर से, इस मोमेंटम से इसको माइनस कर लेंगे। इससे जब इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा और ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 2mv cos थीटा जे कैप, 2mv cos थीटा जे कैप। ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। ओके, अगर यही एंगल यहां से देता तो थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, सो आवर आंसर बिकम्स क्या, यहाँ साइन कॉस थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रख देंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो वेरी फ्रीक्वेंटली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्यूरिंग टेस्ट पेपर व्हेन यू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, ये बार बार रिपीट करता है। तो सो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से आया, यहाँ थीटा एंगल बनाया तो और यहाँ से थीटा ही एंगल बना करके उसी स्पीड से ये रिफ्लेक्ट किया है, तो जो चेंज इन मोमेंटम का आंसर होगा वो 2mv cos थीटा। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो उसमें रिपीट किए जाते हैं, तो इसे सब याद रखना चाहिए। और यहाँ से होगा तो 2mv sin थीटा आंसर हो जाएगा, और डायरेक्शन अगर पूछता है तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इसका आंसर करना होगा। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अब हमें ये पढ़ना है बच्चों कि ये चेंज इन मोमेंटम क्यों हो रहा है। तो आप चेंज इन मोमेंटम, आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते होंगे कि चेंज इन मोमेंटम जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम चेंज तभी होगा जब फोर्स अप्लाई होगा। तो इसे दो सेक्शन में पढ़ते हैं। फॉर पार्टिकल चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों फॉर ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए, फॉर अ पार्टिकल पहले हम मोमेंटम कैसे लिखते हैं। देखो मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी लिखते हैं, है ना। तो ये dp बाई dt चेंज, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या कि क्या प्रिंसिपल, क्या रूल है जहां पर कंजर्व का मतलब ये मोमेंटम चेंज ना करे। हमने पहले क्या निकाला, dp बाई dt निकाला। dp बाई dt क्या है, ये बताता है कि मोमेंटम चेंज करने का रेट बता रहा है। और इसी को अगर हम जीरो कर दें तो हमें वो कंडीशन मिल जाएगा कि कब dp बाई dt जीरो होगा, दैट इज मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, कब कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम में कब कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं dp बाई dt हो जाएगा m, अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है तो m वेक्टर dv बाई dt, मतलब m वेक्टर है, ये पार्टिकल है ना, दैट इज ये f। अगर कोई पार्टिकल पर F फोर्स लगेगा तभी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करेगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो फिर उसका मोमेंटम, अगर मान लो फोर्स जीरो हो गया तो dp बाई dt भी, इफ यहाँ पर वेक्टर F इक्वल टू जीरो, ये इंप्लाई करेगा वेक्टर dp बाई dt इक्वल टू जीरो। तो ये पार्टिकल के लिए हम ये चीज लिख सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्सेस का समेशन जीरो है तो देन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, है ना। अब इस बेसिस पर भी, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि dp बाई dt इक्वल टू f होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि अगर मोमेंटम टाइम के फॉर्म में दिया है तो उसे डिफरेंशिएट करने से फोर्स मिल जाएगा, या फिर अगर हम इसको लिख सकते हैं dp इक्वल टू वेक्टर f डॉट dt। अगर डेल पी हमें निकालना है तो वेक्टर f डॉट dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फिर एरिया ऑफ क्या ft ग्राफ निकालना होगा। ये सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले सीरीज में मैंने पढ़ाया था। तो अगर फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है तो हम उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अगर हमें मोमेंटम टाइम के फॉर्म में दिया है
तो उसे डिफरेंशिएट करने से फोर्स मिलेगा, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एफटी ग्राफ, ये एफटी ग्राफ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके स्लोप के इक्वल भी फोर्स होता है। तो इस तरह से मोमेंटम अगर टाइम के फॉर्म में दिया है तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे मोमेंटम और टाइम के बीच, फोर्स और टाइम के बीच में, सॉरी मोमेंटम एंड टाइम के बीच में ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ का स्लोप निकाल करके हम मोमेंटम की वैल्यू, हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अगर फोर्स दिया है और चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है तो हम उस फोर्स को इंटीग्रेट करके चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, या फिर मोमेंटम और फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है तो हम उसकी एरिया निकालकर चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये रहा एक पार्टिकल का अगर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि व्हेन force acting on the particle is zero, then its momentum will be conserved. But what we expect from principle of conservation of momentum is that to develop a principle, develop a rule through which we can conserve the momentum of system of particles. बहुत सारी particles होंगी और वो आपस में अगर इंटरेक्ट करती हैं तो फिर उसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होगा, उसके मोमेंटम को कांस्टेंट रखने का रूल क्या होगा। तो लेट्स सी, फॉर सिस्टम हम जानते हैं बच्चों कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम फॉर अ सिस्टम इज गिवन एज m वेक्टर VCM। तो सो dp बाई dt अगर सिस्टम का हमें पता करना है तो m इंटू dVCM बाई dt, और m इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वेक्टर ACM, एंड दिस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अगर इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उससे उस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो सो m इंटू ACM भी जीरो हो जाएगा, मीन m इंटू ACM भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या हमें प्रिंसिपल मिलता है कि dp बाई dt अगर सिस्टम के लिए जो होता है वो F एक्सटर्नल के बराबर होता है। इफ F एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, अगर सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, इंटरनल नहीं। इंटरनल लगने से पार्टिकल इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेगा बट इनहोल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, अंडर ग्रेविटेशन ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ये m1 मास की है, m2 मास की है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसमें भी वेलोसिटी होगा, इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज होगा, है ना, बट इसमें पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा और इसमें निगेटिव इंक्रीमेंट होगा। मीन इसमें हम लोग लिखेंगे m1 इंटू डेल वी और इसमें लिखेंगे प्लस m डेल v1 और इसमें लिखेंगे m2 इंटू डेल वेक्टर v2। तो ये जो समेशन आएगा ना ये हमेशा जीरो आएगा। ऐसे क्यों आएगा आप देख सकते हैं कि m1 फोर्स को 1 2 डेल टी लिख लेंगे बाई m1। देखिए यहाँ डेल वी आप कैसे लिख सकते हैं, m1 और डेल वी को लगने वाला फोर्स 1 2 पर जो लगाया उसको m1 से डिवाइड करके और डेल टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ m2 है और फिर F21 2 पर जो 1 लगाया उस फोर्स से को m2 से डिवाइड करके डेल टी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो वी गेट F12 प्लस F21 इंटू डेल टी इक्वल टू डेल पी। अब ये तो जीरो होता है, 1 2 पर जो फोर्स लगाया और 2 1 पर लगाया वो इक्वल अमाउंट में होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है, तो ये समेशन हमेशा इंटरनल फोर्स का जीरो होता है। इस तरह से इंटरनल फोर्स से इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेगा, इसका चेंज किया इसका चेंज किया, बट दोनों का अगर हम दोनों चेंज को ऐड करें तो नेट चेंज हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल एक्सप्रेस से, इंटरनल इंटरेक्शन से जो सिस्टम को कंस्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स होगा उसकी मोमेंटम तो चेंज करेगा बट इन होल मोमेंटम चेंज का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जांपल को करने वाले हैं, तो चलिए मतलब आप ये याद रखिए कि व्हेन F एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो तो उस समय मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स डायरेक्शन में, जैसे यहां से आप देख रहे हैं कि हमें जो इक्वेशन मिला है ये
dp बाई dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल मिला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये px i कैप एंड py j कैप बाई dt इक्वल टू हो जाएगा fx एक्सटर्नल i कैप प्लस fy एक्सटर्नल j कैप। तो फ्रॉम देयर वी गेट dpx by dt equal to fx external and dpy dt equal to fy external। तो if fx external equal to 0 तो px equal to constant and if fy external 0 तो del px 0 दैट इज px कांस्टेंट। तो सिमिलरली यहाँ भी py भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब x डायरेक्शन में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व आप करा सकते हैं। हो सकता है कि किसी बॉडी पर x में कोई फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हो किसी सिस्टम पर, और y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा, y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अगर ये दोनों जीरो है तब तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इससे इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद जब दो बॉडी देखिए कोलाइड करती है ना, तो दोनों पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इंपल्सिव फोर्स होता है, जो कोलिजन का ड्यूरेशन ये फोर्स लगता है। तो इस कोलिजन वाला जो इंपल्सिव फोर्स होता है ये शॉर्ट टाइम में ही मोमेंटम चेंज करा देता है। अगर उस समय कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑर्डिनरी एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज कर रहे हो तो शॉर्ट टाइम में ये मोमेंटम में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं करा पाता है। उस केस में भी जैसे आप लोग देखेंगे कि एक ब्लॉक है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, एक बुलेट आकर इससे स्ट्राइक करता है, तो ऐसे एक्चुअली क्या करना चाहिए कि बुलेट और इसका जब इंटरेक्शन हो रहा है तो ये ग्राउंड बाहर से फ्रिक्शन लगा रहा है, फिर भी हम लोग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कराते हैं इन दोनों सिस्टम का। इस पहले इस बुलेट का मोमेंटम लिख लेते हैं, फिर चूंकि ये बुलेट इसमें इम्बेड कर गया तो जैसे मान लो यहाँ पर m मास की बुलेट है, v वेलोसिटी से गया, इसकी कैपिटल m है, तो बोलता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ये इसमें इम्बेड कर गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, हमें मोमेंटम कंजर्व नहीं कराना चाहिए, फिर भी हम कराते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो ये एक इंपल्सिव फोर्स था। इंपल्सिव फोर्स मीन ये बहुत लार्ज अमाउंट के फोर्स होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में एक अप्रिशिएबल चेंज इन मोमेंटम दे पाते हैं। वहीं फ्रिक्शन एक ऑर्डिनरी फोर्स है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मोमेंटम में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं करा पाएगा। तो सो हम फॉर शॉर्ट इंस्टेंट इसके मोमेंटम चेंज को इग्नोर करके और इन दोनों के बीच लगने वाले इंपल्सिव फोर्स को इंटरनल फोर्स एज्यूम करके हम सिस्टम की मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड जस्ट बिफोर कोलिजन कंजर्व कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसकी मोमेंटम डिक्रीज करेगा इन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बच्चों आप ज्ञान विज्ञान देख रहे हैं और ये बिल्कुल न्यू चैनल है ये बिल्कुल एक न्यू चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपके लिए चैनल है। आप अगर नीट और जेईई मेन के स्टूडेंट हैं तो मैं पूरी तरह से आपके लिए मैं डिवोटेड हूँ। आप दूसरे भी वीडियो को देखते होंगे, बिल्कुल यहाँ पर एक सिस्टमैटिक नॉलेज आपको मिलने जा रहा है या मिल रहा है, तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये बोलना मेरा हक है क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हम इनकरेज होते हैं आपके लिए काम करने का। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है, ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लग रहा है, तो आप जरूर इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आई होप दिस फ्रॉम यू। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। बच्चों मेरा ये पहला प्रॉब्लम हो रहा है, ये मान लो एग्जाम्पल 1 है कि एक पार्टिकल है ना, और ये m मास की पार्टिकल है, इसकी कुछ मास ले लेते हैं ना, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसकी कुछ मास ले लेते हैं। ये मान लो 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये 2 kg की पार्टिकल है। एक्चुअली इसको 3 मैं लेता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 kg की पार्टिकल है, और ये अपने रास्ते में किसी छोटे एक ऑब्स्टिकल एक पार्टिकल से
कोलाइड करती है और ये पार्टिकल इसमें स्टिक कर जाता है, ये भी इसके भी मास 1 kg है, ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट में है। पूछता है कि रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये गया और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, म्यू इक्वल टू 0 है। फ्रिक्शन भी हो सकता है, ये जो वेलोसिटी होना चाहिए वो जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अगर फ्रिक्शन है तो यहाँ मेंशन होता है कि दिस वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर फ्रिक्शन होगा तब तो यहाँ पहुंचने तक में इसकी वेलोसिटी निकालना होगा, उसके बाद फिर हम वर्क करेंगे। क्वेश्चन है कि ये 2 kg की ब्लॉक है, 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, पार्टिकल आई और इससे स्टिक कर गया, तो व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा सिस्टम है वो 2 पार्टिकल का है, ए और बी का। ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों, अभी हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोल रहा था कि अगर बाहर से फोर्स ना लगे, आपस में कुछ इंटरेक्शन हो, कुछ कोलिजन वगैरह हो, तो दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम तो उस कोलिजन की वजह से चेंज करेगा, उस इंटरनल फोर्स की वजह से चेंज करेगा। बट इन होल हम अगर चेंज इन मोमेंटम निकालें तो वो कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के ही बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ये इंटरेक्ट करेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है ना, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नॉर्मल एमजी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, बैलेंस हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो हमें यहाँ से कंक्लूड करना चाहिए कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, मतलब पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है वही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। तो अब हम पहले यहाँ पर मोमेंटम लिखते हैं पी इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम, तो 2 into 3 आई कैप, और ये रेस्ट में है तो 1 into 0 आई कैप या जे कैप जो भी लिख लें, मतलब टोटल हमारा 2 into 3 होगा, तो ये 6 हो गया, आई कैप हो गया। पी फाइनल हमें नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पर ये स्टिक कर जाता है, मतलब ये इसी के साथ चलने लगता है। तो अब मास 2 + 1 हो गया एंड वेक्टर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो इंडिविजुअल चेंजेस हुए होंगे वो सम अप करके 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ऐसा क्यों लिखे कि F एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मीन 6 इक्वल टू 3 वेक्टर V, आई कैप भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर V हो जाएगा 6/3 मीन 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मीन इंटायर सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, छोटे छोटे ही प्रॉब्लम से आप कनेक्ट कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। ये 2 kg की ब्लॉक है, अगेन ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब ये 1 kg वाली भी कुछ वेलोसिटी 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसको 1 ही लेता हूं या 3 ले लेता हूं। ओके, ये 3 मीटर पर सेकंड से ये भी चल रही है, ऐसा नहीं करते हैं। 6 kg 6 मीटर, इसको 6 लेते हैं, और ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बोलेगा कि जब ये दोनों कोलाइड करके स्टिक कर जाता है, एक दूसरे से स्टिक कर जाता है, तो अगेन सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, अगर है भी तो ये जो वेलोसिटी दी हुई है जस्ट बिफोर कोलिजन की है, और आपसे पूछा जाएगा कि जस्ट आफ्टर वेलोसिटी क्या होगा, तो फ्रिक्शन सरफेस में होते हुए भी हम मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्सिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज वेरी हाई इन कंपेयर टू ऑर्डिनरी फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, लाइक mg, सो ऑन। सो वी कैन कंजर्व हियर मोमेंटम, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में जो इंपल्सिव फोर्स है वो काउंटेबल चेंज इन मोमेंटम देगा, ऑर्डिनरी फोर्स नहीं देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ये मोमेंटम की यहाँ वैल्यू 2 into 6 हो गया, और वो चूंकि डायरेक्शन एक 1 सेम है तो 1 into 3 हो जाएगा। अब दोनों स्टिक कर गया तो 2 + 1 into v लिख लेंगे, तो ये 6 2 जा 12 + 3 15 हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू 3v, सो वी गेट v इक्वल टू 15/3 मीन कितना 5 मीटर पर सेकेंड। मीन अब ये जो कंबाइंड मास होगा, ये दोनों 2 kg + 1 kg एक ही में चलने लगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर बढ़ने लगेगा। फिर इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि मान लो ये एक 2 kg की पार्टिकल है, ये 3 मीटर पर सेकंड नहीं, इस बार मैं 4 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, है ना, और इधर से ये 1 kg वाली पार्टिकल आ रही है और ये 2 मीटर पर सेकंड से, और दोनों स्टिक कर गए एक दूसरे से।
क्लिंग कर गया एक दूसरे में आफ्टर कोलिजन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो पहले इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। आप कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो 2 into 4 लिख लेंगे, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो 1 into -2 लिख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1। अब हम इस पर वेक्टर भी लगा देंगे, क्योंकि दोनों की फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। तो यहाँ 8 - 2 6 हो गया, 3 वेक्टर भी हो गया। और अब ऐसे कि इसमें आई कैप ही लगेगा, इसमें भी आई कैप, तो 6 आई कैप हो गया। मीन वेक्टर v का वैल्यू 2 आई कैप। मीन इंटायर सिस्टम इस इधर की ओर बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। अब एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। अब आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब मान लो एक पार्टिकल है ऐसे, है ना, और ये पार्टिकल ऐसे है, ये जा रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से 2 kg की ब्लॉक है। ये भी ब्लॉक, ये A है और ये B है। ये इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और ये भी 2 kg की ब्लॉक है। ये जाकर इसे कोलाइड कर जाती है। बोलते हैं कि फाइनल स्पीड इस सिस्टम का क्या होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहले इनिशियल मोमेंटम को लिख लेते हैं, है ना। यहाँ भी कोलिजन हो रहा है तो इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले सिस्टम का मतलब दोनों का, तो P इनिशियल हो जाएगा 8 आई कैप, 2 into 4 8, आगे है तो आई कैप 2 into 4 8 एंड अपवर्ड है तो J कैप। ये इतना kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब P फाइनल में वेलोसिटी नहीं पता है, मास पता है कि दोनों मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 पर वेक्टर भी लगा देंगे। अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल कराना है। क्यों कराना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा। एक्चुअली दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेगा बट इनवॉल्व मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये इंप्लाई करता है बच्चों कि 4 वेक्टर V इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 8 J कैप। मीन वेक्टर V हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 J कैप। मीन स्पीड ऑफ द कंबाइंड सिस्टम बिकम्स, इसकी जब मॉड्यूलस निकालेंगे 4 आई कैप 4 J कैप का, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन 32 का रूट निकालेंगे तो 4√2 मीटर पर सेकेंड होगा। मीन कंबाइंड मास 4√2 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर बढ़ेगा। इस फोर्स में, इस ड्यूरेशन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसकी भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट विल गिव यू वर्क डन बाय दैट इंटरनल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्स लगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया, तो उस काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे कि आप हाफ mv² कीजिए, हाफ mv² कीजिए, फिर दोनों का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड कर लीजिए और फिर दोनों का मास लेकर इस हाफ mv² से ये v रख करके, इसमें दोनों का मास होना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। फिर इनिशियल वाले से फाइनल वाले को माइनस करेंगे तो वी कैन गेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर लें। देखिए अब ऐसा मान लो क्वेश्चन देता है कि एक पार्टिकल है इधर की ओर जा रही है और दूसरी पार्टिकल है जो इधर की ओर जा रही है और ये आकर के कोलाइड कर गई। मतलब ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ ऐसे 30 या 60 डिग्री का एंगल बनाई है। ये m मास की पार्टिकल है v वेलोसिटी से, भी m मास की पार्टिकल थी v वेलोसिटी से जा रही थी और दोनों कोलाइड करके एक सिंगल पार्टिकल फॉर्म करती है। तो बोलता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो v डैश होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इस दोनों मोमेंटम को वेक्टोरियल समेशन करना होगा, इसका वेक्टर समेशन करना होगा। और ऐसा नहीं कि mv mv2 mv कर दो फिर mv डैश कर दो, ये आईजे फॉर्म में नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस में क्लियर था, x और y कंपोनेंट्स क्लियर थे तो हम लोग आसानी से कर रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा। p इनिशियल का जो वैल्यू होगा एक्चुअली हो जाएगा, देखो mv² प्लस mv² प्लस 2 mv इंटू cos 60 डिग्री। आप समझ रहे हैं, दोनों मोमेंटम को सम करके एक नेट मोमेंटम निकालेंगे। तो mv² यहाँ भी mv² हो जाएगा, ये 1/2 इसको कैंसिल आउट कर देगा तो 3mv² का रूट मीन रूट अंडर ऑफ 3mv हो गया आपका p इनिशियल। अब ये दोनों मिलकर एक सिंगल मास को फॉर्म करता है तो p फाइनल के लिए हम लोग लिखेंगे m वेक्टर v। अब यहाँ पर क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक कर गए एक दूसरे में, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर लेंगे।
मीन रूट अंडर 3mv इक्वल टू m वेक्टर v कर लेंगे, ये कैंसिल होकर के वेक्टर v हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 3v। इस तरह से हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन से। क्वेश्चन से ही आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होगा, चलिए अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लैंक है और प्लैंक पर एक मैन आगे की ओर m मास का है और ये कैपिटल M का है और ये एक आइसी फ्लोर पर ये रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन, आइस बोलने का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ये मैन इसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से चलने लगता है। तो क्वेश्चन आपका होता है कि प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगा। बच्चों जब भी बोला जाए कि मैन मूव्स ऑन प्लैंक विथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू प्लैंक, तो देखिए प्लैंक का दो स्टेट है। एक तो हम ये मान सकते, पहले चूंकि प्लैंक रेस्ट में था तो हम इसकी टोटल चूंकि रिलेटिव टू प्लैंक ये स्पीड दिया है, तो जब ये रेस्ट में था तो उसके रिस्पेक्ट में हम u मान सकते हैं। दूसरी बात ये होगा कि जब ये मैन चलने लगेगा, क्योंकि इंटायर सिस्टम का मोमेंटम तो पहले से 0 है, ये मैन प्लस प्लैंक रेस्ट में था, मैन चलने लगा, कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ये दोनों के बीच जो फ्रिक्शन जिसके वजह से मैन प्लैंक पर मूव कर पा रहा है वो इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। नॉर्मल mg वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस है। अभी आपने पढ़ा कि जब px एक्सटर्नल 0 then px can be conserved, though here vertical forces are also balanced each other, so net momentum is conserved here, but at least आप x डायरेक्शन की मोमेंटम तो आप कंजर्व करा सकते हैं, है ना। अब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए कि ये जब चलने लगता है तो इसकी वेलोसिटी v है। अब ये जो वेलोसिटी बच्चों दिया रहता है वो दिया रहता है प्लैंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और चूंकि इसके मोशन के कोर्स में ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो सो दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग पोजीशन ऑफ द प्लैंक। मतलब हमें इसकी नेट वेलोसिटी लिखना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमें v एज्यूम किया है, जो हमें फाइंड आउट करना है और v एज्यूम करना है, वो दोनों को ऐड करने से मैन की वेलोसिटी मिलेगा। तो मैन का मोमेंटम हो जाएगा m और इसकी नेट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, तो इसका u प्लस v, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो मैन की नेट वेलोसिटी मिल जाएगा और प्लैंक की वेलोसिटी mv होगा। मतलब यहाँ पर हमें ये काम करना होगा, p इनिशियल तो 0 हो जाएगा एंड p फाइनल में m u प्लस v, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक एंड v वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ऐड करेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, दिस इज प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट, है ना। और ये प्लैंक का फिर भी ये नेट मोमेंटम हो गया, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर दो, mu फिर m प्लस m इंटू v हो जाएगा, ये ऐड होकर के इसको इनिशियल वाले की इक्वेट से इक्वेट कर दो 0, तो v का वैल्यू हो जाएगा माइनस mu बाई m प्लस m। मतलब प्लैंक पीछे की ओर इस वेलोसिटी से रिक्वायर करने लगेगा। ओके, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। एक बॉय है जो इस प्लैंक पर ऐसे है और यहाँ से उस स्टोन को कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये v0 स्पीड से थीटा एंगल पर m मास की प्रोजेक्ट को, और इसका मास m है और इसका m डैश है और एक m मास का ये स्टोन रखा है जिसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना करके प्रोजेक्ट करता है। तो बोलेगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। तो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक भी दे सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दे सकता है। सपोज कीजिए कि इस एग्जांपल में ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, y में नहीं होगा। क्यों? जब इसको प्रोजेक्ट करेगा तो y डायरेक्शन में फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेविटी इस पर नीचे लगेगा। अब यहाँ इस पर ग्रेविटी बैलेंस नहीं है, हाँ यहाँ पर बैलेंस है बट यहाँ बैलेंस नहीं है, तो हम x डायरेक्शन की मोमेंटम को
कंजर्व करा सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इस पार्टिकल की मोमेंटम जब लिखते हैं, पहले से मोमेंटम जीरो है तो यहाँ भी लिखेंगे पी इनिशियल जीरो, बट पी फाइनल में इसका एक्स में मोमेंटम, एक्स वाला पर ही हम फोकस कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो m इंटू वी नॉट इंटू कॉस थीटा प्लस इस दोनों का वेलोसिटी, चूंकि ये इसी पर स्टेशनरी है हम लोग v मान लें, तो m प्लस m डैश इंटू वी इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो अब दोनों को इक्वेट कीजिए, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर लेंगे तो m प्लस m डैश इंटू वी माइनस एम वी नॉट इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सो v इक्वल टू माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m हो जाएगा। हाँ, अब ये जो वेलोसिटी कभी कभी प्लैंक के रिस्पेक्ट में दे देता है कि प्रोजेक्ट द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, तो उस समय हमें प्लैंक का वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द प्लैंक आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बुक को देखा और फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि जब ऐसा देता है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्रोजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर हमें जो प्लैंक का जो पोजीशन लेना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्ट किया है, तो आफ्टर प्रोजेक्शन जो पोजीशन होगा, जो वेलोसिटी होगा, उसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट किया है। तो सो इसकी टोटल वेलोसिटी अब इस केस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट किया है, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी नॉट गिवन था, तो अब उसका हो जाएगा m वी नॉट कॉस थीटा, और मान लो प्लैंक की वेलोसिटी v बन गई, और फिर m डैश प्लस m प्लैंक की वेलोसिटी v हो जाएगी। तो यहां से बच्चों आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग v इक्वल टू माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा एंड m प्लस m डैश प्लस m, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, कुछ बच्चा लोग यहाँ पर खेल रहा है, थोड़ा सा सबको बोलने दीजिए। वीडियो यहाँ बना रहा है, खेलना वाला हाला नहीं करना है, वीडियो बन रहा है। ए बच्चा, तो देखिए अब इसी तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लैंक है और या कोई कार है, और कार पर एक मैन है जो बुलेट फायर कर रहा है, ऐसे ये बुलेट फायर कर रहा है, और बुलेट का मास है m, है ना, और बुलेट का वेलोसिटी गिवन रहता है। ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, और ये मैन प्लस गन सिस्टम m डैश है, और ये प्लैंक का मास m है, और एक स्मॉल m मास की बुलेट थी। तो पहले से इस इंटायर सिस्टम का मोमेंटम क्या है बच्चों, जीरो है ना। अब ये बुलेट को फायर किया, m मास की बुलेट है जिसकी वेलोसिटी v नॉट है। ये वेलोसिटी अगर मुजल वेलोसिटी दिया है, तो मुजल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द गन, और जब ये फायर हुआ तो ये रिक्वायर भी किया, है ना। तो इसकी नेट वेलोसिटी हमें, जब मुजल वेलोसिटी दिया हुआ है तो नेट इसकी वेलोसिटी, मान लो ये भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, निगेटिव आने का मतलब ये रिक्वायर करने लगेगा। हम हर क्वेश्चन में मानेंगे कि आगे ही जा रहा है। इस अब हम इनिशियल जो हमारा मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ये m हो गया, और यहाँ पर v नॉट प्लस v लिखना पड़ेगा, है ना। इसकी वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में है, बट गन इटसेल्फ v वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो नेट वेलोसिटी m v नॉट प्लस v प्लस अब इसकी वेलोसिटी, तो m डैश प्लस m इंटू v कर लेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम को फाइनल से इक्वेट करेंगे, तो वी गेट v इक्वल टू m v नॉट, और अगेन m डैश प्लस m निगेटिव मीन रिक्वायर करेगा, ये बैक डायरेक्शन में v मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से इसको थोड़ा इस टाइप से कर देता है, ये v नॉट दे दिया, तो यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे, ये v नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, और ये v नॉट
साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन की मोमेंटम को सिर्फ फोकस करेंगे, यहाँ पर v नॉट कॉस थीटा प्लस v हो जाएगा और आपका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखिए, अब और क्वेश्चंस होता है कि एक पार्टिकल है, ये m मास की एक पार्टिकल है, v नॉट वेलोसिटी से जा रही है और ड्यूरिंग मोशन ये एक्सप्लोड कर जाता है टू पार्ट्स में। ये एक का मास m/4 और एक का मास 3m/4 होता है। ये मान लो आपको v दिया है 20 मीटर पर सेकंड और ये पार्टिकल जो m/4 वाली है वो 30 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। बोलता है कि इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या होगा। एक पार्टिकल ये खुद इंटरनल स्ट्रेस से दो पार्ट में ये ब्रेक कर जा रही है। तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम लिख लेंगे m इंटू 20i कैप। अब फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो m/4 30i कैप प्लस 3m/4, वी डोंट नो इट्स वेलोसिटी सो राइट वेक्टर v। और हमें ये पता करना है यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि इंटरनल स्ट्रेस से ब्रेक हुआ है, तो इंटरनल जो स्ट्रेस की वजह से हम मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं यहाँ। तो आपका आंसर मिलेगा, अब इक्वेट करा दीजिए तो ये 30/4 ये हो जाएगा 30m/4i कैप प्लस 3mv/4 ये वेक्टर v हो जाएगा इक्वल टू 20m i कैप। तो 3m वेक्टर v/4 इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए 20m माइनस 30m/4। तो यहाँ 80 से 30 गया 50m/4 हो जाएगा। तो 3m वेक्टर v/4 इक्वल टू 50m/4, 4 से 4 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो वेक्टर v हो गया बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आने का मतलब दूसरी डायरेक्शन में गया है ना, उसी डायरेक्शन में ये 50/3 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है, वेरी फेमस क्वेश्चन है, एक बम है, ये 3 इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है। एक पार्ट जैसे ये 3 पार्ट में मान लो टूटता है, एक पार्ट इधर की ओर, दूसरा पार्ट इधर की ओर। बोलता है कि थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ये मान लो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसकी वेलोसिटी अननोन है। हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है और 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया है तो पूरे का मास 3m ले लो तो इसका m हो जाएगा। मान लो ये 10 दिया है, इधर 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्ट रिकॉइल किया, दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस के लॉन्ग 10 मीटर से, तो थर्ड की वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछता है। तो पहले हम मोमेंटम सिस्टम का लिखते हैं, क्योंकि इंटायर सिस्टम रेस्ट में था तो 0 हो जाएगा। अब ब्रेक किया इंटरनल स्ट्रेस से तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू 10i कैप, दूसरे वाले का m इंटू 10j कैप, थर्ड वाले का m इंटू वेक्टर v इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इतना होगा, ये फाइनल मोमेंटम होगा। अब हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करा लेंगे। ये p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल हो जाएगा। तो p फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 10mi कैप प्लस 10mj कैप प्लस m वेक्टर v, है ना, और इनिशियल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से m वेक्टर v की वैल्यू हो जाएगा m, और आगे निगेटिव का साइन होगा बच्चों माइनस, यहाँ 10i कैप एंड 10j कैप, m से m कैंसिल हो जाएगा एंड वेक्टर v की वैल्यू माइनस 10i कैप माइनस 10j कैप हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो थर्ड पार्ट होगा, देखो फर्स्ट पार्ट इधर की ओर मूव करेगा, सेकेंड पार्ट इधर की ओर मूव करेगा और थर्ड पार्ट इधर की ओर मूव करेगा। ये क्योंकि इसका x कंपोनेंट भी वेलोसिटी का निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो x निगेटिव y निगेटिव मीन इसका वेक्टर इधर जाएगा। तो इसलिए थर्ड पार्ट की जो वेलोसिटी है वो हमें मिला कितना, माइनस 10i कैप माइनस 10j कैप। अगर इसकी मॉड्यूलस निकालें तो 10√2 मीटर पर सेकंड रहता है। और इसके रिक्वायर का डायरेक्शन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि इन विच डायरेक्शन डज इट रिक्वायर। तो अगर इसको आप ईस्ट और इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको वेस्ट और इसको साउथ लेते हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट इक्वल है तो ये 45 डिग्री बनेगा। तो सो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल विल बी 10√2 मीटर पर सेकंड ड्यू किधर, साउथ वेस्ट,
ड्यू साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब और भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, जिससे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक प्लैंक है, ठीक है, और प्लैंक पर एक ऐसे मास रखा हुआ है, एम मास, ये कैपिटल एम मास है। तो बोलेगा, क्वेश्चन आपका होता है कि अगर ये बॉल यहाँ आते 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 इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू दैट प्लैंक v नॉट है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी ऐसे आ रहा है, और मान लो सपोज करो कि इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट है, तो बोलेगा इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी दी हुई होती है इसके रिस्पेक्ट में दी हुई होती है। हम मानते हैं कि ये प्लैंक भी इधर ही की वेलोसिटी से जा रहा है। अगर हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये v नॉट cos थीटा मिलेगा, और यहाँ पर हमें v नॉट sin थीटा मिल रहा है। यहाँ पर y डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, ग्रेविटी फोर्स के अंडर में ये मोशन कर रहा है, बट x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो हम x डायरेक्शन की मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ आते आते मान लो वेलोसिटी v नॉट अगेन कर लिया, तो हम x डायरेक्शन की मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। ओके, तो इसकी वेलोसिटी जो v नॉट cos थीटा आप देख रहे हैं, उस पार्टिकल की वेलोसिटी वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, वो ये वेज फ्रेम में है, और वेज की वेलोसिटी इटसेल्फ v है, तो सो दैट पार्टिकल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी v नॉट cos थीटा प्लस v हो जाएगा। और सो इफ उसकी मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम तो हम लोग जीरो रखेंगे, और फाइनल मोमेंटम m v प्लस v नॉट यहाँ cos थीटा लगा देंगे, प्लस इस वेज का m भी हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, एंड फ्रॉम देयर वी गेट v इक्वल टू माइनस एम वी नॉट cos थीटा बाय m प्लस m। ये हमें इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी प्लैंक की मिल जाएगी, बट ये वेलोसिटी हमें एनर्जी कंजर्वेशन से, इस प्रॉब्लम में मैंने क्वेश्चन को लेंथियर ना करने के लिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट है। एक्चुअली हम इस वेलोसिटी को एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। अगर मान लो हमें v नॉट भी फाइंड आउट करना होता, क्वेश्चन ये होता कि इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आती इस प्लैंक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है और इसकी v नॉट है, तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि जो v होगा वो माइनस एम वी नॉट cos थीटा प्लस m इंटू m हो जाएगा। और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पर जो एनर्जी है mgh है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो इंटायर सिस्टम की एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी, देखिए अब इसकी एनर्जी हाफ m, इसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक ये वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर v नॉट वेक्टर प्लस v वेक्टर, ये नेट वेक्टर को ऐड करना है, या फिर इसकी नेट वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हैं, v नॉट cos थीटा प्लस v एंड देन v नॉट sin थीटा। तो v नॉट cos थीटा प्लस v, एक्चुअली ये रिक्वायर कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो कर रही है कि ये रिक्वायर कर रहा है, तो ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा माइनस v और इसमें i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा j कैप, और इसकी हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे ये सॉल्व करने के बाद, और v की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे। इस तरह से हमें v नॉट मिल जाएगा, या फिर v नॉट का एक वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट करके v निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं जो क्वेश्चन दिया उसमें ये दे रखा है कि v नॉट स्पीड है इसका, अगर नहीं दे तो फिर इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि एक ऐसे बम लटका हुआ है और एक बुलेट आकर के, ये भी m मास का है और बुलेट का भी मास जो है m है, जो v नॉट वेलोसिटी से आकर के, और ये l लेंथ का एक स्ट्रिंग है, इससे कोलाइड करता है, इसके अंदर इम्बेड कर जाता है। तो बोलता है कि व्हाट इज v नॉट मिनिमम सच दैट बुलेट प्लस दैट बॉल सिस्टम में फॉलो अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बना ले।
तो आप जानते हैं ना कि अगर स्ट्रिंग से कोई ब्लॉक कनेक्टेड है तो इसको सर्किल में घूमने के लिए यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड जो होता है √5GL होता है, जहाँ L इसका लेंथ है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ गए कि जो कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी होनी चाहिए √5GL होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम जो है, पहले जो P इनिशियल हम लोग लिखेंगे, P इनिशियल इक्वल टू mv0 है एंड P फाइनल इक्वल टू m प्लस m इंटू वेक्टर v लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ टेंशन है, mg है, ये दोनों y डायरेक्शन के फोर्स है, x में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो ये मोमेंटम के ड्यूरेशन में x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व होगा। टेंशन और mg तो एक दूसरे को बैलेंस किए हैं और ये इंटरनल फोर्स x डायरेक्शन में होगा, तो सो यहाँ मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से v मिल गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2mv हो जाएगा, 2m वेक्टर v हो जाएगा। तो अब 2m वेक्टर v इक्वल टू mv0 हो गया, तो सो वेक्टर v का वैल्यू हो जाएगा v0/2, मतलब v0/2। तो अब जो v0/2 होना चाहिए, जो यहाँ से कंबाइंड सिस्टम को वेलोसिटी मिला, ये होना चाहिए v0/2 √5GL, क्योंकि सर्किल के लिए √5GL होना चाहिए। तो v0 इक्वल टू ये 2 अगर इसके अंदर हम ले जाएंगे, अगर हम यहाँ लाते हैं तो 2 हो जाएगा √5GL, यानी v0 इक्वल टू ये अंदर आएगा तो 4 बनेगा, 20 √GL होना चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी है तो फिर ये सर्किल डिस्क्राइब कर देगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर बल्ब लटका हुआ है और यहाँ से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और ये मैक्सिमम हाइट वाले पोजीशन पर ये है और जाकर के ये फिर इम्बेड कर जाता है। तो बोलता है कि यहाँ से क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, u इक्वल टू व्हाट सच दैट इट कैन डिस्क्राइब अ सर्किल। तो हमें पता है कि जब यहाँ पर ये पहुंचा होगा तो ये u cos थीटा इसकी वेलोसिटी होगा, x वाला ही वेलोसिटी लिया रहता है। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन इसका जो मोमेंटम होगा, जो हम p इनिशियल इसमें लिखेंगे, mu cos थीटा लिखेंगे और p फाइनल m प्लस m इंटू v लिख लेंगे, तो सो 2mv हो गया। तो अब 2mv को mu cos थीटा से इक्वेट कराएंगे, तो v का वैल्यू u cos थीटा/2 हो गया। और ये वैल्यू सर्किल डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है कि क्या होना चाहिए कि सर्किल डिस्क्राइब कर ले, तो जो हमें फाइनल v मिलना चाहिए √5GL मिलना चाहिए। तो u cos थीटा/2 इक्वल टू √5GL। सो u इक्वल टू 2 और 2 अंदर अगर जाएगा तो हम 20 भी लिख सकते हैं, तो 20 √GL/cos थीटा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे और एक दो क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि मान लो ये ट्रॉली है और ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई है और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया और इसमें जाकर के गिरता है, ये गिरता है। मान लो इसकी कुछ रेंज वैसे ही जगह पर ये है कि इसमें जाकर के गिर सकता है, ठीक है। ये मान लो आपको बोला कि 20I कैप प्लस 20J कैप या कुछ एंगल दे देता हूं, ये u है और थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, इसका स्मॉल m मास है और इसका कैपिटल m है। तो बोलेगा कि व्हाट इज द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ द, ये मान लो ये कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल प्लस द ये कार्प सिस्टम, ये कार्प है जो ओपन है ऊपर से, इसकी रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों जब ये इधर से यहाँ आएगा तो आप जानते हैं कि कोलिजन जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है कोई प्रोजेक्टाइल, तो उसकी वेलोसिटी ये ऐसे थीटा एंगल बनाएगा और इधर की ओर u cos थीटा ही रहता है और डाउन डायरेक्शन में ये u sin थीटा हो जाता है ना। तो हम x डायरेक्शन की मोमेंटम यहाँ कंजर्व कराएंगे, y डायरेक्शन से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो x डायरेक्शन में इसकी जो मोमेंटम होगा ड्यूरिंग कोलिजन वो mu cos थीटा ही होगा, ये वाले पार्ट को लेकर लिखेंगे। तो इंटायर सिस्टम का, और ये रेस्ट में है तो सिर्फ mu cos थीटा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये m प्लस m इंटू v हो जाएगा। तो इसलिए v हो जाएगा
दोनों को इक्वेट कर लीजिए आप, चूंकि यहाँ मोमेंटम कंजर्व कराना है तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, सो mu cos थीटा इक्वल टू कैपिटल M प्लस M इंटू V कर सकते हैं, तो V इक्वल टू mu cos थीटा बाई M प्लस M हो जाएगा। ओके, तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न किए होंगे। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। एक पार्टिकल आकर के या एक बुलेट आकर के ऐसे कोलाइड कर गया, ये 60 डिग्री का एंगल है v वेलोसिटी से, है ना, तो बोलता है कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसके अंदर ये m मास इम्बेड भी कर गया, तो देखिए यहाँ पर v है तो इधर v cos थीटा, यानी v cos 60 डिग्री अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा v/2। तो इसकी मोमेंटम x डायरेक्शन में mv/2 है, x डायरेक्शन लेंगे, y वाले को यहाँ भी इग्नोर कर देंगे, और जब इम्बेड कर जाएगा तो m प्लस m, इसको v डैश लिखते हैं, v डैश, ये हो जाएगा आपका mv/2 इक्वल टू 2mv डैश, कैंसिल हुआ, मीन v डैश का वैल्यू v/4 हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मुझे आशा है कि आपको जरूर इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू मास्टर्ड योर कॉन्सेप्ट ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन, तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बिल्कुल चैनल न्यू है, ये आपका है, आपके लिए है, तो प्लीज कोऑपरेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।